कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो इतने इफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर साबित नहीं हो जो सारे लोग कहते थे कि शहबाज शरीफ साहब आएंगे और चीज़ें ठीक कर लेंगे। स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, स्ट्रिक्ट फैसले लेने की उनमें कैपेसिटी नहीं है और वो कहते मियाँ नवाज शरीफ साहब जैसे चाहते थे उसमें थे, टक्कर मार देते थे मियाँ साहब। तो ये टक्कर, अब आप जैसा बंदा जो है जो इतना करीब से सबको जानते वो कहते हैं एग्जिस्ट नहीं करती हुकूमत, तो ये तो फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की फेलियर है कि वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कि आप भी उनको किसी उस स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं समझते कि ये कोई डिसीजन मेकर है, कोई हुकूमत है, कोई एग्जीक्यूटिव है, कोई बॉस है। तो मतलब शहबाज शरीफ साहब नाकाम हुए हैं फिर। इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज की बात नहीं है, इस वक्त गवर्नेंस की बात नहीं है, इस वक्त पावर फॉर्मूला की बात है। सर उसी की बात कर रहा हूं। पावर फॉर्मूला वाला उनका वजन ही नहीं है। आप शहबाज शरीफ को छोड़ें, आपने नवाज शरीफ साहब का कोई लफ्ज सुना आपने पिछले 1.5-2 माह में कहीं खामोशी के सिवा? निकाल मरियम नवाज साहिबा ने तो बहुत बोली है सर, मरियम नवाज साहिबा तो बहुत सख्त बोली है 2-3 दिन पहले। वो क्यों बोली है? वो इसलिए बोली है कि 8-5 के फैसले का फिक्र नहीं है किसी को। 8-5 के फैसले से क्या हो गया, चले और मेंबर आ जाएंगे, वो और शोर डाल लें पीटीआई के, उससे पावर इक्वेशन डिस्टर्ब नहीं होती। पावर डिस्टर्ब होती है ट्रिब्यूनल्स अगर ये चले और ट्रिब्यूनल्स ने अगर फैसले किए तो इन सबकी सीटों का नहीं पता आपको कि फ्यूचर में क्या होगा, मियाँ साहब की सीट का क्या होगा, मरियम का क्या होगा, बाकियों का क्या होगा। उनको फिक्र ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ट्रिब्यूनल्स वाला फैसला इम्पोज कर दिया और इलेक्शन कमीशन जो भी रेजिस्ट कर रहा है और अगर उसको उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी रगड़ दिया तो फिर क्या होगा, पूरी पावर स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। रऊफ, इस वक्त पूरा पावर स्ट्रक्चर को जो थ्रेट है वो इमरान खान से नहीं है, वो किसी और से नहीं है, वो उनको इन 9 ट्रिब्यूनल से है। इस्लामाबाद वाला ट्रिब्यूनल तारिक जहांगीरी साहब का, उस पर इनकी 3 सीटें इस्लामाबाद की, लाहौर की सारी सीटें, पंजाब जो असल पावर बेस है वहाँ की सारी सीटों का फैसला करना है उन ट्रिब्यूनल्स ने। ये जो है ना 9 लोग ये इस तक नजर आ रहे हैं गवर्नमेंट को, इसलिए सारा प्रेशर चल रहा है। हुकूमत अभी से सर ये क्यों तय कर लिया है, आपके पॉइंट में बड़ा वजन है कि ये क्यों तय कर लिया गया है पहले से कि ये 9 जजेस जो आएंगे ट्रिब्यूनल को हेड करेंगे तो ये हमारे खिलाफ ही फैसले देंगे, प्रोसीडिंग होंगी, वहाँ पे चीज़ें पेश की जाएंगी, सबूत अदरवाइज फार्म पेश होंगे, सो इट विल टेक टाइम। तो आप जाएँ अपना डिफेंड करें, हुकूमत करे, ये जितने MNAs वगैरह हैं करे, मतलब पैनिक मोड में क्यों है फिर हुकूमत को? इनको क्या जजेस, अभी से इन्होंने कहा कि जजेस का फैसलों का इनको पता है, डिसीजन हो गया है कि वो खान साहब की पार्टी के हक में सारे फैसले करेंगे, जितने भी आएंगे सबको उड़ा के रख देंगे और उनकी पार्टी के MNA वापस आ जाएंगे। ये क्यों हुकूमत सोच के बैठी हुई है सर? एक तो जो आप ये साउथ पंजाब वाली अपनी मासूमियत दिखाते हैं ना, मेरा दिल एकदम नरम पड़ जाता है, मुझे आंसू आ जाते हैं मेरी आंखों में। इतने आप मासूम हैं। आप भी देखे कि तक फिजा क्या चली हुई। सनम जावेद का केस कितना हाई प्रोफाइल केस था, सेलिब्रेटेड केस था ना, रोजाना इससे बातें होती थी। यार ड्यूटी जज ने बरी कर दिया। ड्यूटी जज के पास तो अगर तारीख डालता तो एक्सेप्टेड नॉर्म है कि ड्यूटी जज तारीख डाल देते हैं, हाँ जी जो केस है वो है। जब ड्यूटी जज आपके फैसले करने शुरू हो जाए आपके खिलाफ, जब ATC के 3 जजेस पूरी शिकायतें करनी शुरू हो जाएं, जब हाई कोर्ट्स आपके खिलाफ खड़ी हो जाएं, उस वक्त फिर आप कहते हैं कि इन जजों से क्यों डर रहे हैं? ये जो 8 जजेस लगे हुए हैं रऊफ, ये बड़े पावरफुल जजेस लगाए गए हैं। ये मैं किसी से हाई कोर्ट के कुछ लोगों से बात कर रहा था जो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, हु नो द जुडिशियल सीन। उन्होंने कहा जी हर जज जो है ना 4-4, 5-5 जजेस के ग्रुप वाला जज है, ये कमज़ोर जज नहीं है, सो आप इनको लाइटली ना लें। इसलिए अगर ये चीज़ बाकी लोगों को पता है तो गवर्नमेंट को भी पता है। दीज 8 जजेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग जजेस। और जो फिजा बनी हुई है इस वक्त तो हवा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन है, तो इस वक्त तो वो जो फॉर्मूला अंग्रेजी में होता है एन एनिमी इज माई फ्रेंड, तो वो फैसला जब सुनाते हैं वो मैसेजिंग करते हैं कहीं और फैसले का बेनिफिशियरी हो जाता है PTI। इसलिए मैंने कहा है कि अगर ये निज़ाम चल रहा है, अगर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से वापस आना है, फौज को जुडिशरी से अपना कॉन्फ्लिक्ट खत्म करना होगा। नहीं, कन्फ्लिक्ट खत्म करने का तो मकसद ये फिर वही है जो आप बता रहे हैं कि खान साहब को वो वापस लें और खान साहब को ये पावर दी जाए, क्योंकि उनका पे फौज की तरफ से ये इतराज आता है कि सारा रिलीफ जो है 9 मई के जी जुडिशरी का कॉन्फ्लिक्ट का खान साहब से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जुडिशरी का कॉन्फ्लिक्ट है जो बहुत चीजें हुई हैं, जब घरों में कैमरे लगेंगे, दूसरी चीजें होंगी तो रिएक्शन और आएगा। आपको वहां पे रीसेट बनाना है। वो एक जज साहब थे, वो 1 of the 6 जजेस, उन्होंने बड़ी मजेदार बात की। 2-4 दिन पहले उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बड़ी मजेदार बात की। उन्होंने कहा यार देखें, हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, निज़ाम में एक दूसरे को अकोमोडेट करना पड़ता है। 2 बातें मान ली, 2 ना मानी, दोनों ने ना मानी,
तो वो सिस्टम चलता था और होता है, पूरी दुनिया में होता है। लेकिन जब आपके ख़ानदानों के लोग, अगर ख़ानदान का कोई बंदा उठाया जाए या आपके घरों में कैमरे लगें, तो फिर चीज़ें और हो जाती हैं। रेड लाइंस क्रॉस हुई हैं ओवर जेलस लोगों ने दोनों तरफ से। जिस तरह पीटीआई ने बहुत रेड लाइंस क्रॉस की हैं, उसी तरह फौज ने भी रेड लाइंस क्रॉस की हैं, उसी तरह जुडिशरी ने मेरी रिएक्शन में रेड लाइंस क्रॉस की हैं। सबसे पहले इक्वेशन सेट होनी जरूरी है, रीसेट का बटन जब तक नहीं, वो ये कहते हैं सर, आप नहीं बजेगा। वो ये कहते हैं कि ये फौज की तरफ से हमेशा ये बयान दिया जाता है, उनके DGISPR भी कहते हैं कि ऐसा काम तो हमारे साथ जिंदगी में नहीं हुआ। 9 मई पे हम पे हमले किए गए, हम पे अटैक्स किए गए, तो रेड लाइंस उनके ख्याल में ये उनका आप सुनते हैं, कहते हैं, वो कहते हैं 9 मई और उसके वो समझते हैं दीवार जो बनी है रास्ते में, वो तो जुडिशरी बनी है, उन्होंने रिलीफ दिया है 9 मई के जितने भी उसमें लोग थे। मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूं। 9 मई जैसा बड़ा ही कंडेमेबल वो चीज है। जिसने वायलेंस किया है उसको रगड़ा पड़ना चाहिए। अब गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए अटॉर्नी जनरल साहब जाएं, वो 3 मेंबर जो कमेटी बैठी हुई जजेस की, उसको जाके कहेंगी 9 मई वाली जो आपने सुप्रीम कोर्ट ने बेंच बनाया, फिर तारिक साहब रिटायर हो गए, उन्होंने बेंच तोड़ दिया, आखिरी में रिक्यूज कर लिया अपने आप को। आप रोजाना 8-8 घंटे के मुकदमे दूसरे सुनते हैं, हर बात आगे 9 मई पे रुकती है। सुप्रीम कोर्ट बैठे उस केस का फैसला करे। आपने जिधर भी फैसला करना है, आप कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट सुनेंगी या नहीं सुनेंगी, ताकि जिसने भी उसके अगेंस्ट अपील करनी है करे। ये मामला सबसे इंपॉर्टेंट मामला है जो सुप्रीम कोर्ट की वजह से लटका हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल, मैं इस बात पे मैं कहता हूं कि इसमें कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट मामला है, इस केस को फैसला करें। बेंच पहले बनता है तो फिर वो 6-6 महीने नहीं मिल रहा, फिर टूट जाता है, फिर उसके बाद किसी को नहीं पता। पूरा मुल्क 9 मई पे लटका हुआ है और फौज 9 मई पे रो रही है, गवर्नमेंट 9 मई पे रो रही है। इवन पीटीआई भी कहती है कि जी 9 मई का फैसले करें, हमारे पे नाजायज हो रहा है। और एक सुप्रीम कोर्ट है, उसका बेंच बना के फैसला नहीं कर रही। बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्सिबल। क्लास साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला ने न्यूयॉर्क बार में खिताब किया है और उन्होंने जो अपनी सुप्रीम कोर्ट है उसकी माजी के फैसले को चार्जशीट कर दिया। हाउ डू यू सी दैट? अतर मिल्लत साहब ने बड़ी एक लंबी गुफ्तगू की, 1.5 घंटे की तकरीबन मैंने वो सुनी है। तो बल्कि हमारी वो साथ वो इंटर्नी है महर खान, तो उनके भी मैंने जिम्मे लगाया कि आप मुझे कोई पॉइंट्स बना के दें। महर ने भी बड़े अच्छे पॉइंट्स बनाए थे, खुद भी मैंने सुनी है, बल्कि जिम में था तो जिम में मैं वहाँ पे खड़े खड़े इसको सुनता रहा हूँ मैं सारा। अब उन्होंने 1.5 घंटे गुफ्तगू की है। इनकी गुफ्तगू पे ये मैं आज जी के साथ कह रहा हूँ, उन पर 1.5 घंटे की गुफ्तगू हो सकती है जो उन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं वहाँ पे, मतलब इक्वली कोई 1.5 घंटा उस पर गुफ्तगू हो सकती है। तो लेकिन टाइम नहीं है साहब, हमने 5-6 मिनट में सम अप कर रहे हैं, और भी टॉपिक बड़ा अहम है हमारे पास अगले सेगमेंट में। 2-4 चीज़ों का उन्होंने अहाता कि मैं उन्हीं को टच करूँगा। एक तो वो कहते हैं ना, वक्त या तारीख जो है ना अपना फैसला करती है कि फ़लाँ इंस्टीट्यूशन ने, फ़लाँ जज ने, किसी जर्नल ने या किसी प्राइम मिनिस्टर ने या किसी ने भी जो लाइफ में जो भी